हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर देखिए सितंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट ने जो टैक्सेशन का आरटीपी देखिए रिलीज किया था उसमें जीएसटी वाले पोर्शन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर देखिए आप लोग इसी तरीके से मई 2024 का आरटीपी देखना चाहते हैं या बाकी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आरटीपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर देखिए आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू बाकी सब्जेक्ट के आरटीपी को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई चीजें पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आरटीपी का पहला क्वेश्चन आता है, वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन है जहां पर आपको एक केस स्टडी दी होती है और उसके बेसिस पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर आइए केस स्टडी को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। केस स्टडी क्या कह रही है जरा ध्यान से देखिए। XYZ Private Limited is a mid-sized company registered in Delhi dealing in the manufacturing and distribution of electronic goods in India। XYZ Private Limited एक मिड साइज कंपनी है, दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है। सर ये मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंडिया में। ठीक है जी। द कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर ओवर अ डिकेड एंड हैज अ रोबस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। देखिए कंपनी जो है 1 दशक से काम कर रही है, 1 दशक से ज्यादा हो गया इनफैक्ट। और इनका जो बहुत स्ट्रॉन्ग देखिए सप्लाई चेन नेटवर्क है, मतलब अपने गुड्स को आसानी से देखिए ये जो है अपने कस्टमर्स तक पहुंचा देते हैं। The company need to ensure compliance with various GST regulations related to return filing, registration and payment of tax। कंपनी सर यहाँ पर देखिए compliance को इंश्योर करना चाहती है कि GST से रिलेटेड compliances पूरी होती रहे। तो सिर्फ कहानी बताइए, देखो टाइम वेस्ट करने के लिए और कुछ नहीं अभी तक। The company is exploring to expand its sales channel in India through distribution in each state। कंपनी अपना देखिए जो इनका सेल्स चैनल है इसको और एक्सपैंड करना चाहती है। ठीक है जी। इन व्यू ऑफ द सेम द कंपनी हैज अंडरटेकन फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द मंथ ऑफ जून। और इस चीज को करने के लिए कंपनी ने कुछ एक्टिविटीज करी हैं। तो अभी तक सिर्फ कहानी चली है, कोई भी ऐसी चीज नहीं पूछी गई जिसके ऊपर एमसीक्यू देखिए आ सकता है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, क्या बात बताई है। Organized a distributor conclave in Udaipur, Rajasthan, where the distributors from Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh participated in the conclave held in Rajasthan. The total cost of hotel accommodation was rupees 25 lakh which was paid by the Delhi office to the hotel located in Rajasthan। देखिए कंपनी ने एक डीलर्स के लिए देखिए कॉन्क्लेव किया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। और देखिए यहाँ पर इस मीटिंग में उदयपुर, राजस्थान, इसके साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश के जितने भी इनके डीलर्स हैं वो आने वाले हैं। ये जो इनकी मीटिंग हो रही है ये राजस्थान के अंदर एक होटल में हो रही है। ठीक है जी। जिसके लिए होटल वालों को इन्होंने 25 लाख रुपए पे करे हैं। वेरी सिंपल। तो यहां पर हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि सर ये एक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस है जो इन्होंने ली है। ठीक है जी। चलिए पॉइंट नंबर बी देखते हैं। द कंपनी परचेज्ड सर्टेन गिफ्ट आइटम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द participants in the conclave। The gift item were purchased from the vendor located in Ludhiana। और ये जो गिफ्ट आइटम परचेज किए गए हैं ये लुधियाना में एक वेंडर से परचेज किए हैं। भाई इनके यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे उनको ये गिफ्ट आइटम देने वाले हैं। ठीक जी। एंड वर डिलीवर्ड टू द होटल इन उदयपुर, राजस्थान फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉन्क्लेव। और सर यहाँ पर देखिए ये जो गिफ्ट आइटम्स इन्होंने परचेज करे हैं ये राजस्थान उदयपुर के अंदर जो होटल है वहां पर डिलीवरी इनकी हो रही है। द कॉस्ट ऑफ सच गिफ्ट आइटम वॉज रुपीज 25 लाख। और ये जो कॉस्ट इन गिफ्ट आइटम्स को परचेज किया गया है इनकी कॉस्ट 25 लाख रुपए है। However, the value of individual gift item was restricted to rupees 75,000। कह रहे हैं कि एक जो गिफ्ट आइटम है उसकी कीमत 75,000 रुपए है। टोटल 25 लाख रुपए के इन्होंने गिफ्ट आइटम परचेज किए जो अपने ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटेंगे। The company purchased an insurance policy for its employees traveling for the conclave and the premium for such insurance policy was rupees 1 lakh which was paid by the company। देखिए कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी अपने एम्प्लॉयज के लिए, जो एम्प्लॉयज देखिए इनके कॉन्क्लेव में जा रहे हैं। और इस इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो 1 लाख रुपए कंपनी ने पे किया। आगे कह रहे हैं देयर इज नो रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ रिक्वायरिंग सच इंश्योरेंस पॉलिसी। किसी भी कानून के अंदर ऐसी बात नहीं लिखी है कि कंपनी अपने इंप्लॉयज के लिए इस तरीके से देखिए ट्रैवल के रिस्पेक्ट में कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह ले। ठीक जी, अच्छी बात है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 हमें दिमाग में आ रहा है कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पर एम्प्लॉयर के ऊपर। ठीक है जी। आगे देखिए। द कंपनी टुक ऑन रेंट अ न्यू वेयर हाउस नियर इट्स फैक्ट्री इन दिल्ली। कंपनी ने अपनी फैक्ट्री के पास में एक नया वेयर हाउस दिल्ली में ही देखिए रेंट पे लिया है। ठीक है जी। फॉर स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स, स्टोर करने के लिए, डिस्पैच करने के लिए गुड्स को। द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द फैक्ट्री एंड न्यू वेयर हाउस इन नॉन मोटराइज्ड कार्ट। कह रहे हैं कि सर फैक्ट्री से और गोडाउन के बीच में जो गुड्स की मूवमेंट होती है ये एक नॉन मोटराइज्ड कार्ट से होती है। नॉन मोटराइज्ड कार्ट का क्या मतलब है कि आप घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी इस तरीके से यूज कर रहे हो गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को लाने ले जाने के लिए, मोटर नहीं लगी है उस गाड़ी के अंदर। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ सच गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल ट्रिप इज अप टू रुपीज 5 लाख। और एक बार में जो आप गाड़ी के ऊपर सामान रख देते हो और उसको देखिए फैक्ट्री से वेयर हाउस तक लेके जाते हो तो 5 लाख रुपए का सामान आपका देखिए मूव
होता है। फर्दर द रेंट ऑफ वेयर हाउस इज ₹18 lakh फॉर द इनिशियल 11th मंथ एंड द सेम शेल बी रिवाइज्ड टू ₹21 lakh आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इनिशियल 11th मंथ। सर पहले 11 महीनों के लिए आपका जो रेंट रहने वाला है वो 18 लाख रुपए रहने वाला है और इसके बाद देखिए रेंट जो है वो रिवाइज कर दिया जाएगा यानी कि 21 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। The rate of tax applicable is 18% IGST, 9% CGST, SGST each unless otherwise specified। GST के रेट आपको बता दिए गए हैं। चलिए सर आगे रीड करते हैं। On the basis of the fact given above, choose the most appropriate answer to question 1 to question 5 below। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आंसर देना है जो सबसे सही हो यहाँ पर। तो पूरी केस स्टडी हमने पढ़ ली है, अब जरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर GST लॉ in relation to the hotel accommodation service received by the company। होटल अकोमोडेशन सर्विस के रिस्पेक्ट में कौन सी नीचे दी गई स्टेटमेंट सर करेक्ट है ये बतानी है। तो आइए देखते हैं सर। पहली स्टेटमेंट है द होटल शेल चार्ज CGST SGST इन द इनवॉइस इशू टू द कंपनी। होटल जो है कंपनी से CGST SGST चार्ज करेगा जो वो इनवॉइस इशू करेगा। दूसरी स्टेटमेंट है द होटल शेल चार्ज IGST इन द इनवॉइस इशू टू द कंपनी, वो IGST चार्ज करेगा। तीसरी है द होटल शेल इशू बिल ऑफ सप्लाई टू द कंपनी। होटल जो है कंपनी को बिल ऑफ सप्लाई इशू करके देगा। फोर्थ स्टेटमेंट है द होटल शेल चार्ज CGST SGST टू द एक्सटेंट द चार्जेस आर रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ राजस्थान एंड IGST टू द एक्सटेंट चार्जेस आर रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश ऑन द इनवॉइस इशू टू द कंपनी। तो सर यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर हमसे प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर आइडेंटिफाई कर लूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है और उसके बेसिस पे मैं बता सकता हूं कि यहां पर GST किस तरीके से चार्ज किया जाएगा। अब जरा आप ऊपर आइए, सबसे ऊपर पॉइंट नंबर A के अंदर देखिए ये बात बताई गई थी। जो हमारी ये कस्टमर की डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो मीटिंग हो रही है सर ये राजस्थान उदयपुर में हो रही है और सर दिल्ली के मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है जो ये काम करवा रहे हैं। होटल कहां पर है सर, होटल राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। अब सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मैं सर्विस ले रहा हूं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर मैं सर्विस लेता हूं तो जिस जगह पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। और सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं है तो इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड कहां है वो देखते हैं हम। तो यहां पर होटल कहां पर है सर, होटल राजस्थान में है। तो मुझे एक बात बताओ, जब होटल राजस्थान के अंदर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई सर प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा राजस्थान होगा। अब सर जरा ध्यान से समझना, यहां पर सप्लायर और रिसिपिएंट की लोकेशन देखो क्या है सर। जो हमारा रिसिपिएंट है XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो कि दिल्ली की एक रजिस्टर्ड कंपनी है, राजस्थान के अंदर होटल है, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में। सप्लायर कौन है सर, सप्लायर ये होटल वाले हैं। सप्लायर कहां पर है सर, सप्लायर भी राजस्थान के अंदर है। अब सर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट के अंदर है। तो सर जब दोनों सेम स्टेट के अंदर होते हैं तो क्या होता है सर, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बन जाती है। और जब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बन गई तो CGST SGST चार्ज किया जाएगा, IGST का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन में अपने ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए है देखिए जो CGST SGST की बात करता है और ऑप्शन डी है जो CGST SGST की बात करता है। लेकिन यहां पर इन्होंने कस्टमर के बेसिस पर बाइफर्केशन बता दी कि देखिए जो कस्टमर राजस्थान से नहीं है, गुजरात मध्य प्रदेश से हैं, उनके लिए IGST चार्ज किया जाएगा। तो ये बात तो पूरी तरीके से गलत हो गई सर। फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आपका टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा। बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करता है सर, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में होता है। कह रहे हैं IGST चार्ज किया जाएगा, तो सर IGST हो नहीं सकता क्योंकि सेम स्टेट में है। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है जी, वेरी सिंपल। अभी हम सारे के सारे आंसर को क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द गिफ्ट आइटम परचेज्ड बाय XYZ प्राइवेट लिमिटेड। कहने की जो गिफ्ट आइटम XYZ लिमिटेड ने परचेज करे हैं इनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सर देखिए मूवेबल गुड्स की बात की जा रही है यहाँ पर, और गुड्स के केस में यहाँ पर पंजाब से आपने ये गुड्स परचेज करे थे दिल्ली के पर्सन ने, जो कि गुड्स उसने डिलीवर करे हैं कहां पर सर, उसके कहने पर राजस्थान पे। तो डिलीवरी कहीं और हो रही है, लेकिन किसके कहने पर किया जा रहा है, एक थर्ड पर्सन के कहने पर। तो यानी कि यहां पर ये एक कहीं ना कहीं बिल टू शिप मॉडल वाली कहानी लग रही है। ठीक है जी, तो यहां पर जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है XYZ प्राइवेट लिमिटेड का, यानी कि दिल्ली की जो लोकेशन है वही सर हमारा यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो देखिए राजस्थान दैट इज द लोकेशन वेयर गुड्स वर रिसीव्ड, ये नहीं है। दिल्ली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये आपका हो जाएगा। पंजाब सर नहीं हो सकता, सप्लायर की लोकेशन तो हो ही नहीं सकती। परमानेंट लोकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट रिसीविंग द गिफ्ट, तो सर ये भी नहीं हो सकता। यहां पर देखिए एक बार बच्चों के मन में डाउट ये आ सकता है कि सर ये मूवेबल गुड्स हैं, और गुड्स के केस में हमने पढ़ा था कि अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो जिस जगह पर गुड्स की डिलीवरी होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई
होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भी यहां पर करेक्ट हो सकता है, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है। और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात की जाए तो यहां पर क्या माना जाएगा, गुड्स किसने रिसीव करे हैं, बहुत ध्यान से जरा समझना। सर यहां पर गुड्स रिसीव करे हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि दिल्ली का एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो सर यहां पर ये दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है, तो यही माना जाएगा कि इसने गुड्स रिसीव करे हैं। ठीक है जी, इसीलिए हम यहां पर गुड्स की जो लोकेशन जहां पर डिलीवरी हो रही है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं कह रहे हैं। ऑल्दो पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते हो कि सर हम यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसको कहें, नहीं ये भी ठीक है, लेकिन पार्टली ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर बी ऑप्शन बनता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिलेशन टू द गिफ्ट आइटम्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड बाय द कंपनी। कौन सी स्टेटमेंट सही है जो गिफ्ट आइटम परचेज किया गया और जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की कंपनी के द्वारा। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिलेशन टू बोथ गिफ्ट आइटम्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। कंपनी जो है ना ही गिफ्ट आइटम्स के रिस्पेक्ट में और ना ही सर इंश्योरेंस पॉलिसी के रिस्पेक्ट में क्रेडिट क्लेम कर सकती है। तो सर जरा यहां पर आप लोग रिकॉल करिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 CGST एक्ट 2017 का। ये सेक्शन क्या कहता था कि अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री सैंपल गिफ्ट आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है जी, तो आपको ITC नहीं मिलेगा। तो क्या यहां पर गिफ्ट की फॉर्म में देखिए आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, हाँ सर किए गए, तो सर इस पे तो ITC मिलेगा नहीं। इसी तरह आप अगर देखिए हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिम की क्लब की मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, अपने इंप्लॉइज को, तो सर यहां पर आपको ITC नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपने किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से किया है तो आपको ITC मिल सकता है। क्वेश्चन जब हमने ऊपर पढ़ा था तो देखा था कि कंपनी के ऊपर किसी भी एक्ट के अंदर किसी भी लॉ के अंदर ऐसी कोई कंप्लायंस नहीं थी कि वो ट्रैवल करवाते वक्त अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाए। तो दोनों ही सिचुएशन में कंपनी ITC क्लेम नहीं कर सकती है। तो अभी तक के ऑप्शंस के हिसाब से हमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर लग रहा है, लेकिन हम तीनों ऑप्शंस और पढ़ेंगे जो दिए गए हैं BCD में। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, The company is eligible to avail the input tax credit related to gift value less than 50,000। तो सर ये बात तो गलत है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 मना कर रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द कंपनी इज एलिजिबल टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी एज द सेम इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज दैट इज रिलेटेड टू पर्सन ऑफ द कंपनी। नहीं सर, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता है तभी मिलता है, वरना नहीं मिलता। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेट्स टू गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सर ये बात तो पूरी तरीके से गलत है, रिस्ट्रिक्शन है। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द इशुएंस ऑफ ई-वे बिल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन फैक्ट्री एंड वेयरहाउस इन नॉन मोटराइज्ड कार्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है जो गुड्स आपकी मूव हो रही हैं फैक्ट्री से वेयरहाउस पे नॉन मोटराइज्ड कार्ट की मदद से, ई-वे बिल के रिस्पेक्ट में। तो सर हमने ई-वे बिल जब टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था रूल 138 है, देखिए जो पूरा बात करता है कि सर अगर आप नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस की मदद से अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो तो ई-वे बिल आपको जनरेट नहीं करना पड़ता। इस बात को दिमाग में रखेंगे। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द कंपनी फॉर ईच इंस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। सर ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो, लेकिन नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से आप करोगे तो नहीं करना पड़ता। तो ये बात तो पूरी तरीके से गलत हो गई, यहां ई-वे बिल नहीं जनरेट होगा। ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन द गिवन केस इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा, कंसाइनमेंट वैल्यू कुछ भी हो। बिल्कुल सही बात लग रही है हमें ये, क्योंकि यहां पर नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है। लेकिन ऑप्शन सी और डी भी पढ़ के देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई ठीक निकल आए। देखो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू अबव 50,000। तो ये बात ठीक है, लेकिन सर नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है, ये भी तो देखो। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू अबव ₹1 लाख। तो सर ये बात तो वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होने पर ई-वे बिल जनरेट होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है, करेक्ट आंसर बनता है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5 इस केस स्टडी का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द न्यू वेयरहाउस टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी। कंपनी ने जो है नया वेयरहाउस रेंट पे लिया, इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको सर स्टेटमेंट बतानी है। तो आइए रीड करते हैं स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रही है, सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरीली। आपने जो है नया वेयरहाउस रेंट पे लिया है, इसके लिए सेपरेट आप रजिस्ट्रेशन लो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। चलिए ये बात ठीक लग रही है, क्योंकि देखिए वापस आइए जरा ऊपर केस स्टडी पे। आपने दिल्ली में अपना देखिए हेड ऑफिस बना रखा है और दिल्ली में ही आपने देखिए वेयरहाउस लिया है। तो एक ही स्टेट के अंदर सर
दो प्लेस ऑफ बिजनेस मेरे हैं, तो मैं एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दूसरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करके एक रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में काम कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं दूसरे के लिए भी रजिस्ट्रेशन लूं तो मैं ले सकता हूं, मना ही नहीं है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट नंबर ए बताया गया, जो ऑप्शन ए बताया गया, ये अभी तक हमें ठीक लग रहा है क्योंकि ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाकी के भी पढ़ना जरूरी है। सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड मैंडेटरी, तो सर बिल्कुल गलत बात है, मैंडेटरी नहीं है। आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करके सेम रजिस्ट्रेशन के में काम करो। ऑप्शन सी क्या कहता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फॉर द टर्म ऑफ रेंट एग्रीमेंट, बिल्कुल गलत बात है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पर होता है? नहीं सर, किसी दूसरे स्टेट के अंदर जब मैं जाता हूं जहां मेरा फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ओकेजनली मैं जा रहा हूं, तो वहां के लिए मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बनता हूं। ये तो बात ही गलत बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही गलत है, बिल्कुल गलत बात। अगला देखो, सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड वंस द रेंट इज मोर देन ₹20 लाख पर एनम, कह रहे हैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आपका देखिए जो रेंट एग्रीमेंट है वो 20 लाख से ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल गलत बात है सर, आपकी रेंट एग्रीमेंट क्या है इस बात से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता। सेक्शन 22 आपकी एग्रीगेट टर्नओवर को चेक करता है। अगर जनरल लिमिट जो 20 लाख रुपए की है और दिल्ली में 20 लाख की लगेगी, ठीक है जी, आपकी हो जाती है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहां तो आप देखो पे कर रहे हो अमाउंट रेंट की सर्विसेज के लिए, ये आपकी इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई को कभी ऐड नहीं करते हम, ठीक है जी। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर बन जाता है। तो फिफ्थ का ऑप्शन ए है, फोर्थ का बी है, थर्ड का हमारा ए है, सेकंड का हमारा बी है और फर्स्ट का हमारा ए है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए सर, आंसर आपके सामने है, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी और फिफ्थ का भी ए। तो सर हमारे भी यही आंसर आ रहे थे, तो सारे आंसर हमने मैच कर लिए। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता हुआ चलूं कि सर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए सॉरी सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो आपका, देखिए इस सिचुएशन में जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, देखिए ये राजस्थान हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि गुड्स की जिस जगह पर डिलीवरी होती है, अगर गुड्स में मूवमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो जिस जगह पर गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिया है और वो इस बेसिस पे लिया गया है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो गुड्स रिसीव किए जा रहे हैं ये सर XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो कि दिल्ली की रजिस्टर्ड फर्म है, इसके द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो दो आंसर इसके बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हम था वो देख लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केस स्टडी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन सारे देख चुके हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद अब हम जो अपना अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की रहती है। और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नवंबर 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। उस टाइम तो देखिए आपका जो ये चैप्टर है ये 8 नंबर की वेटेज रखता था, पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 8 नंबर का आया था, लेकिन अब देखिए ये क्वेश्चन आया तो 10 नंबर का आएगा। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसको नीचे से पढ़ना स्टार्ट करिए। सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। You are required to calculate the amount of net GST liability payable in cash by Craft Model Limited for the month of January 2024। जनवरी 2024 के लिए आपको नेट जीएसटी पेबल बताना है कैश में क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड का, जो कि हमारे यहां पर पर्सन है, ठीक है जी। इसके बाद हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल, ऊपर जितने भी अमाउंट दिए गए हैं उसके अंदर टैक्स का अमाउंट नहीं है। इसके बाद आपको अगली इंफॉर्मेशन दी जा रही है, देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स द अकाउंटेंट ऑफ क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड ऑब्जर्व दैट एन इनवॉइस ऑफ ₹30,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स डेटेड 2nd December 2023 was omitted to be recorded in the books of account and no payment was made against the same till the end of January 2024। दिसंबर 2023 का 2 तारीख का देखिए हमारे पास एक इनवॉइस है 30,000 रुपए का, जो कि हमने एंट्री नहीं करी और इस इनवॉइस के अगेंस्ट में सर पेमेंट भी नहीं की गई है। द इनवॉइस वॉज इशूड बाय राहु केतु ऑफ पटना, ये इनवॉइस जो है वो राहु केतु ऑफ पटना के एक पर्सन ने इशू किया था। फ्रॉम हुम क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड हैड टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस, इनवॉइस इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये इनवॉइस देखिए राहु केतु पटना के एक पर्सन है, उन्होंने इशू किया था और इनसे हमने देखिए गाड़ियां जो है किराए पर ली थी, ठीक है जी। अभी इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। अगली चीज है रिगार्डिंग
प्लेजिंग ऑफ शेयर, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹5 लाख, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 8 लाख। सर शेयर इन्होंने देखिए प्लेज किए हैं 5 लाख रुपए की देखिए फेस वैल्यू, 8 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू है। जीएसटी का रेट यहां पर आपको दिया गया है, तो देखिए कार रेंटल सर्विस के ऊपर 2.5% और आईजीएसटी अगर लगता है तो 5% से लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5% और आईजीएसटी 5% है। इसके अलावा ऑल अदर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई आपकी 9 और 18% से टैक्सेबल है। बहुत अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन कह रहा है नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जिस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द रेलेवेंट टैक्स पीरियड। कोई भी आपके पास ओपनिंग आईटीसी नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंडीशन नेसेसरी फॉर क्लेमिंग आईटीसी वर कंप्लाइड। जो बातें बताई गई हैं इनको छोड़कर जो भी कंडीशंस होती हैं आईटीसी क्लेम करने की वो सारी फुलफिल हो रही हैं। तो सर इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज है नहीं, इस इंफॉर्मेशन का भी कोई यूज नहीं है, इसका हमें यूज होने वाला है, इसको मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन की बात करें अगर हम यहां पर, इसका भी कोई यूज नहीं है। तो हमारे पास बी सी डी ये 3 पॉइंट है जिनको हमें आगे रेफर करना पड़ सकता है। ये चीज हमने मार्क कर ली है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से चीजें बता रहा है। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं। अच्छा सर हमें यहां पर देखिए ये तो पता लग गया है कि हमसे नेट जीएसटी पेबल पूछा जा रहा है, तो हमें यहां पर कंप्यूट क्या करना होगा। सबसे पहले हमें आउटपुट टैक्स निकालना होगा, देन आईटीसी निकालना होगा। ओपनिंग आईटीसी है नहीं, एडजस्टमेंट करनी होगी और हमारे पास देखिए चीजें निकल कर आ जाएंगी। तो एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, आइए जरा। कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स साथ साथ करेंगे, ठीक है जी। सर सीजीएसटी, इसके बाद एसजीएसटी और सर यहां पर आईजीएसटी हम ले लेते हैं, ठीक है जी। चलिए जो जो चीजें आएंगी हम यहां पर एंट्री करते हुए चलेंगे। तो पहली चीज क्या कही, क्वेश्चन रीड करेंगे। क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड और रजिस्टर्ड डीलर इन पटना बिहार। जो हमारे क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, ये सर पटना बिहार के अंदर रजिस्टर्ड है। इज एंगेज इन द वेरियस टाइप ऑफ सप्लाईज, ये अलग अलग तरीके की सप्लाईज के अंदर इन्वॉल्व है। इट इज नॉट एंगेज्ड इन रेंटिंग ऑफ कार्स बिजनेस। देखिए गाड़ियों को किराए पे देने के बिजनेस में ये नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, नीचे जो पॉइंट दिया गया था उस पॉइंट से ये बात लिंक करती है, ठीक है जी। द कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। जनवरी 2024 के रिस्पेक्ट में आपको देखिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक जी। इस पॉइंट को आप लोग स्टार लगा लीजिएगा ताकि गलती ना हो। अभी हमें इसको देखना है। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सबसे पहली चीज सर, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ वेरियस नॉन रिलेटेड पर्सन। कुछ नॉन रिलेटेड पर्सन को देखिए इन्होंने सप्लाई करी है गुड्स की, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या सर, इन द स्टेट ऑफ बिहार इंट्रा स्टेट 3 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू 4 लाख। 3 लाख रुपए के गुड्स थे, आपने 4 लाख रुपए में देखिए बेचे हैं कुछ नॉन रिलेटेड पर्सन को। इसी तरह सर आपने जो इंटरस्टेट सप्लाई करी है, मार्केट वैल्यू 7.5 लाख रुपए थी, आपने उन गुड्स को बेचा है 6 लाख रुपए में। अब बच्चे देखिए यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, देखते हैं मार्केट वैल्यू 3 लाख थी, हमने बेचा 4 लाख में, चलो ठीक है यहाँ 4 लाख ले लेते हैं। यहां पर देखा कि सर मार्केट वैल्यू 7.5 लाख थी, हमने 6 लाख में बेचा, यहां वो 7.5 लाख ले लेते हैं। तो सर यहां पर आपको जो कोट करना है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपने ये सेक्शन हमारे साथ पढ़ा था। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में सर बताइए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है। सर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड बोथ द पार्टीज आर अनरिलेटेड। तो यहां पर देखिए अनरिलेटेड पार्टी है, नॉन रिलेटेड लिखा हुआ है क्लियरली। और क्या प्राइस सोल कंसिडरेशन है, जी हाँ मॉनेटरी टर्म्स में है। तो यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ही यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। तो आउटवर्ड सप्लाई के अंदर हमारे पास इंटर और इंट्रा स्टेट 2 तरीके की सप्लाई है, 4 लाख और 6 लाख। तो सबसे पहले हम अपने यहां पर देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स को ले लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक जी। एक है हमारे पास इंट्रास्टेट है, और सर जहां इंट्रास्टेट है वहां तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। दूसरी है सर इंटर स्टेट। तो आइए जरा एक बार देख लेते हैं कितना अमाउंट था। तो सर जो हमारी इंट्रास्टेट है वहां 4 लाख है और इंटरस्टेट में 6 लाख है। तो सर यहां पर तो हो गया 4 लाख रुपए, ठीक जी, और यहां हो गया 6 लाख रुपए। और जीएसटी का रेट आप लोगों ने मेरे साथ देखा था, इंटरस्टेट के केस में 18% लग रहा है और इंट्रास्टेट के केस में सर 9% है, ठीक है जी। सीजीएसटी और एसजीएसटी तो ऐसे लिख देते हैं 9% एंड 9% सीजीएसटी एसजीएसटी।
तो सर यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये है 36,000 और ये भी आ जाएगा 36,000। यहाँ पर तो हो गया नील। और 6 लाख रुपए का 18% भी हम निकाल लेते हैं सर, तो ये आ रहा है IGST रहेगा यहाँ पर सर 1,08,000 रुपीज। यहाँ पर आप इस तरीके से डैश लगा दीजिए, वेरी सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं अगली ट्रांजेक्शन की। अगली ट्रांजेक्शन क्या है देखिए, द कंपनी प्लेस्ड इट्स 5% इक्विटी शेयर्स टू द मर्चेंट बैंकर फॉर द पर्पस ऑफ प्रपोज्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखिए कंपनी जो है वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, जिसके लिए 5% इक्विटी शेयर इन्होंने प्लेज रख दिया, मतलब गिरवी रख दिए किसको, इन्वेस्टमेंट बैंकर को। ठीक जी। अब यहां पर मुझे बात बताइए, सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में आपने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, सर्विसेज की भी डेफिनेशन पढ़ी थी, और क्लियरली देखिए दोनों ही डेफिनेशन में मनी और सिक्योरिटीज को बाहर रखा गया था। मतलब मनी और सिक्योरिटीज ना ही गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, ना ही सर ये सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं। तो जब यहां पर शेयर्स की बात की जा रही है तो क्या शेयर्स सिक्योरिटीज नहीं होते? जी हाँ, ये आपके सिक्योरिटीज हैं। तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट होगा यहां पर? नो ट्रीटमेंट। और देखिए जितनी बातें मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको वर्किंग नोट में लिख के दिखानी है, और इसी से मिलता जुलता देखिए आपको यहां पर ये पॉइंट दिया गया था कि सर जो ये प्लेजिंग करी है शेयर की, इसके रिस्पेक्ट में मार्केट वैल्यू और सर आपकी फेस वैल्यू क्या है। तो सर इस पॉइंट को भी हमारा ट्रीटमेंट हो गया, कोई देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अभी हमें सिर्फ यहां पर देखिए पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में हमने नोट कर लिया है, रेट ऑफ जीएसटी दिए गए हैं, तो ये हम साथ साथ देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, आपने इस चीज को मार्क कर लिया है और वर्किंग नोट में इसको जरूर लिखकर दिखाएंगे। पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है, स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 58,000 विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गया बिहार। सर आपने स्टॉक ट्रांसफर किया है, तो गुड्स की सप्लाई अगर देखिए इस तरीके से विदाउट कंसिडरेशन होती है तो सप्लाई माना जाता है। ठीक है जी। प्रोवाइडेड अगर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में करी है या रिलेटेड पर्सन के बीच में करी है। अब यहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या मतलब होता है कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी। तो आपकी एक ब्रांच है देखिए गया बिहार के अंदर, आगे लिखा हुआ है ब्रांच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर बता रखा है कि आपकी जो ब्रांच है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। इस बात का क्या मतलब है कि सर हमने सिंगल रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में ही ये काम किया है। तो हमारा देखिए यहां पर ऑफिस भी पटना के अंदर है और सर ये ब्रांच गया में, दोनों ही देखिए आपके बिहार के अंदर आते हैं। तो यहां पर ये स्टॉक ट्रांसफर है। क्या है ये? स्टॉक ट्रांसफर। और सर इसे सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा, नॉट अ सप्लाई। तो हमारा सर सेकंड पॉइंट भी हो गया, थर्ड पॉइंट भी हो गया, वेरी सिंपल। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 30 इनवॉइसेज। ठीक है जी। आउट ऑफ 30 इनवॉइसेज डिटेल्स ऑफ 10 इनवॉइसेज अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 were not furnished by the suppliers in their GSTR ones and resultantly were not reflected in Craft Model Limited's GSTR 2B। तो सर यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये मेरे को ITC के बारे में बता रहे हैं, ITC के बारे में। तो सर एक टेबल हमने देखिए ऊपर आउटवर्ड स्टेटमेंट की तो बना ली थी, हम यहां पर ITC की कंप्यूटेशन कर लेते हैं जरा। आइए, कंप्यूटेशन आप ऑफ ITC। ठीक है जी। मैं देखिए रफ में थोड़ा सा कर रहा हूं, तो आप मोटी मोटी प्रेजेंटेशन हम अभी देख लेंगे कि आरटीपी में किस तरीके से है। ठीक है जी। IGST। और क्योंकि सर यहां पर देखिए क्लियरली बताया गया कि ये आपकी इंट्रास्टेट है। ठीक है जी। तो यानी कि CGST SGST की कहानी होगी। ठीक है जी। और आपने देखिए एक चीज और पढ़ी है यहां पर, मैं आपको बताता हुआ चलूं, जरा लिख लेंगे साथ में। रूल 36 सब रूल 4 कहां पढ़ा था हमने? सर ये ITC चैप्टर में पढ़ा था। ये रूल क्या बताता था कि सर सप्लायर ने अपनी GSTR 1 के अंदर जितने इनवॉइसेस दिखाए हैं उन्हीं का ITC आपको देखिए मिलेगा GSTR 2B के अंदर, क्योंकि वो आपके रिफ्लेक्ट होगा। जो नहीं दिखाए उसका आपको ITC नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखिए आप इस तरीके से लिख लीजिए, इनवर्ड सप्लाईज। ठीक जी। और क्योंकि देखिए ये 12 लाख रुपए की हैं, तो 12 लाख में से 2.5 लाख के ऊपर देखिए आपको जो है इनवॉइस की डेटा नहीं गया है, तो इसको माइनस कर दीजिए और बचे हुए पे आपको 99% से CGST SGST का क्रेडिट मिल जाएगा। तो आइए जरा कंप्यूट करते हैं। 12 लाख माइनस 2,50,000 ये आ जाता है 9.5 लाख, और इसके ऊपर 9% से अगर हम निकालें तो CGST सर 85,500
और इतना ही मेरा SGST हो जाता है। और सर रही बात IGST की, तो यहां पर तो ऐसे आप नील कर दीजिए, डैश लगा दीजिए। ठीक है जी, तो हमारा पॉइंट नंबर 4 भी हो गया। चलिए अब देखिए अगली चीज आपको दोबारा से आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि यहां पर आपको आउटपुट टैक्स की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ माइलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस इंट्रास्टेट 2 लाख रुपए। अब याद करो यहां पर एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर एग्रीकल्चरल सर्विसेज, वहां पर मैंने आपको बताया था माइलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस आपका टैक्सेबल है। हालांकि लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग ऑफ राइस पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। हमने लिखा था, मजे की बात की है। तो सर यहां पर देखिए जो आपका धान से आप चावल बना रहे हो ये प्रोसेस टैक्सेबल होता है। तो इस 2 लाख रुपए के ऊपर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। और क्योंकि ये आपकी इंट्रा स्टेट है तो आउटवर्ड सप्लाई के अंदर आ जाएगा CGST SGST में। तो यहां पर वापस आइए और सर लिखिए यहां पर पैडी इनटू राइस। और सर कितना था आपका 2 लाख रुपए, तो जरा इस तरीके से लिखते हैं यहां पर 2 लाख इंटू 9% CGST और 9% SGST। और ये आजकल सर 18,000, 2 लाख का 9% 18,000 और यहां पर भी 18,000 और ये हो गया नील। बहुत सिंपल। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 5 भी हो गया। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गिविंग ट्रक ऑन हायर टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी इंट्रास्टेट। आपने देखिए गवर्नमेंटल अथॉरिटी को अपना ट्रक हायर पे दिया है, तो ये किस तरीके की सर्विस है? सर ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है। और ये किसको प्रोवाइड की जा रही है? सर ये गवर्नमेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड की जा रही है। तो क्या सर ये एग्जेम्प्ट है? नहीं सर, ये आपकी टैक्सेबल है। और आउटवर्ड सप्लाई है और लिखा हुआ है इंट्रास्टेट है, तो सर ये टैक्सेबल होगी। और GST का रेट 99%। तो वापस हमारी इस टेबल में आ जाओ। तो सर यहां पर लिखेंगे रेंटिंग ऑफ ट्रक लिखते हैं सर, मोटर व्हीकल नहीं लिखते हैं, लिखते हैं रेंटिंग ऑफ ट्रक। ठीक है जी, किसको? टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। आप पूरा वर्ड लिखिएगा, ठीक है, मैं बस ऐसे ही लिख देता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। तो सर आप चार्ज कर रहे हैं यहां पर 1,50,000 रुपए और इंट्रास्टेट है, तो सर अगेन 99% कहानी जो है यहां पर भी रहने वाली है। तो 15 निम्मे 135 यानी कि 13,500। हाँ यही आएगा 20। ठीक है जी, 13,500 और यहां पर भी 13,500। ये हो गया आपका डैश। चलिए वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो पॉइंट नंबर 6 भी हमने देख लिया है। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है देखो जरा। और आप देखो यहाँ पर सप्लाई अंडर GST, ITC, कितने चैप्टर्स के देखिए प्रोविजंस आपके यहाँ पर रिकॉल हो रहे हैं। और अभी जो मैंने आपको देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लगवाया है, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ठीक है जी, जो आपका कई देखिए प्रोविजंस को एक साथ लेकर आ जाएगा। अमाउंट पेड to IIM Ahmedabad, Gujarat for providing 15 days management training to 10 managers from 10th January। देखिए आपकी कंपनी ने IIM अहमदाबाद से एक ट्रेनिंग ली है, 15 दिनों की ये ट्रेनिंग है, आपके मैनेजर्स को दी जा रही है। ठीक है जी, द IIM प्रोवाइडेड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। और IIM देखिए यहाँ पर आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी देने वाला है। अब याद करो दोबारा से यहाँ पर एग्जामिनेशन चैप्टर के अंदर एजुकेशनल सर्विसेज वाला पॉइंट हमने क्या बात देखी थी कि सर IIM के रिस्पेक्ट में जितने उनके लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज हैं वो सर एग्जेम्प्ट हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज आपके टैक्सेबल हैं। सर लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब क्या था? जो कोर्स आपके देखिए 1 साल या इससे ज्यादा टाइम के लिए, 1 साल से कम टाइम के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपके शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो वो सर आपके लिए क्या है? टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन वहां नहीं मिलेगी। तो आपने ये अमाउंट पे करा है 5 लाख रुपए का, तो क्या इसके ऊपर मुझे ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ली गई है। अब सर यहां पर ये बताओ इस ट्रांजैक्शन का नेचर किस तरीके का है? क्या सर ये इंटर है या इंट्रा? ये चीज कहीं नहीं बताई गई। तो सर हमें यहां पर चलना होगा हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के ऊपर। सर कितने चैप्टर के प्रोविजंस देखिए यहाँ पर रिकॉल हो रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर हमने क्या बात पढ़ी थी कि सर अगर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो जिस जगह पर ये ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस दी जा रही है, वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। अब यहां पर देखिए हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली हम देख पा रहे हैं
कि सर ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है पटना बिहार के क्राफ्ट मॉडल। तो सर रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, अब किसने दी है? सर गुजरात से दी है। देखो तो गुजरात से दी है, तो यानी कि ये किस तरीके की है? इंटरस्टेट है। बोलो यस और नो। तो इंटरस्टेट है तो सर यहां पर क्या होगा आपके पास? आईजीएसटी का क्रेडिट होगा। तो आइए अपनी क्रेडिट वाली टेबल के अंदर हम इस 5 लाख रुपए को 18% के हिसाब से ऐड कर देते हैं। तो ये रही हमारी क्रेडिट वाली टेबल। तो सर यहां पे लिखेंगे फीस पेड टू IIM फॉर कोर्सेज। ठीक है जी, कोर्स के लिए। और कितनी फीस है सर आपकी? 5 लाख रुपए की है। और सर रेट आपको पता है जीएसटी का 18% है, नीचे हमने देख लिया था टेबल में। तो 5 लाख का 18% सर ये 90,000 आता है। आई थिंक 5 लाख का 18% चेक कर लेते हैं। जी हाँ सर 90,000 रुपये आता है। तो ये हमने क्रेडिट यहाँ पर दिखा दिया। वेरी सिंपल। चलिए ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? परचेज्ड एयर टिकट्स फॉर इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी आसाम एयरपोर्ट in economy class, total fare was rupees 1 lakh, out of which basic fare was rupees 80,000। तो देखो यहाँ पे जो फेयर की बाइफर्केशन दी है ये तो आपको बस परेशान करने के लिए दी है और कोई मकसद नहीं इसका। अब सर यहाँ पर मैंने एयर टिकट्स परचेज करी, बाई एयर ट्रैवल कर रहा हूँ, और देखिए जो मेरी ये फ्लाइट है ये कहाँ तक की है? सर ये फ्लाइट मेरी आसाम तक है। याद करो एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर आपकी फ्लाइट एम्बार्क हो रही है या टर्मिनेट हो रही है, कहां पर? सर आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अंदर बागडोगरा। तो सर इकोनॉमी क्लास से आप ट्रैवल करते हो तो वो आपका क्या है? एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है। अगर आप बिजनेस क्लास या फिर फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते हो तो आपको देखिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पर ये तो मेरा हो गया एग्जेम्प्ट। अब जब एग्जेम्प्ट है तो मुझे जीएसटी नहीं पे करना, और जब पे नहीं करना तो मेरा आईटीसी भी नहीं होगा। ठीक जी। तो सर हमने पूरा क्वेश्चन देखिए यहां तक पढ़ लिया है। अब हम हमारे नीचे वाले पॉइंट को देखते हैं जो हमने छोड़ा था। तो सर हमने जो एक पॉइंट छोड़ा था यहां पर वो ये था, पॉइंट नंबर डी हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि ये तो सर सिर्फ जो था आपका रेट के बारे में बता रहा था। ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ऑफ एयर ये हमारा देख लिया, एग्जेम्प्ट हो गया, रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी। नीचे की हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली थी। ठीक है जी। कुछ मिस हुआ है तो पॉइंट नंबर बी हमें अभी देखना है। अब सर पॉइंट नंबर बी क्या कहता है जरा ध्यान से समझना। सर पॉइंट नंबर बी के अंदर बात बताई गई थी कि आपने 30,000 रुपए का देखिए सर्विसेज ली थी मिस्टर राहु केतु ऑफ पटना से। ठीक जी। और इस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपने पेमेंट नहीं करी। ठीक जी। इनवॉइस की डेट है आपकी 2 दिसंबर। और ये किस तरीके की सर्विस थी? सर आपने गाड़ी उनसे किराए पे ली थी, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इसके अंदर इंक्लूड था। और ऊपर देखिए आपको एक बात बताई गई थी कि यहां पर ये जो कंपनी है इसका बिजनेस देखिए कार्स को रेंट पर देने का नहीं है। वेरी सिंपल। अब यहां पर आप लोगों को 2 प्रोविजंस रिकॉल करने हैं। एक प्रोविजन तो आपको रिकॉल करना है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 का, जो बात करता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। सर इसमें हमने क्या बात पढ़ी थी? सर अगर 5% 12% से टैक्स चार्ज किया जाता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस प्रोवाइड करने वाले पर्सन के द्वारा टैक्स, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में 5% से किया जाता है। तो आपको यह देखना है कि सप्लायर कौन है। क्या सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है? हमारे केस में सप्लायर मिस्टर राहु केतु है पटना के, यानी कि वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक जी। अब बात करते हैं रिसिपिएंट की। रिसिपिएंट कौन है? सर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। जीएसटी का रेट क्या है? 5%। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार रेंटल सर्विस 5% जीएसटी लग रहा है। देखो यहां पर बताया गया। अब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, टैक्स चार्ज किया जा रहा है 5% से। तो क्या ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस नहीं बन गया? बोलो हाँ कि ना। हाँ सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस बन गया। तो अब यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से बताओ टैक्स कौन पे करेगा? सर राहु केतु लिमिटेड पे करेंगे। लेकिन 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 यहां पर आपको सेक्शन 13 की भी जरूरत है। सेक्शन 13 सीजीएसटी एक्ट का, जो कि बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में। आप बताओ जरा रिवर्स चार्ज के केस में अगर आप सर्विसेज रिसीव करते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? सर पहली चीज होती है डेट ऑफ पेमेंट, दूसरी चीज होती है 61st डे फ्रॉम द
डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब यहां पर मुझे बताओ डेट ऑफ पेमेंट क्या है। सर देखो अभी भी लिखा हुआ है कि हमने यहां पर पेमेंट नहीं करी, तो डेट ऑफ पेमेंट तो है नहीं, नील है। अब बात करते हैं दूसरी डेट की, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब इशू किया था सर? 2 दिसंबर को। अब मुझे बताओ दिसंबर के महीने में आजकल कितने दिन आते हैं सर? आजकल 31 दिन जो होते हैं, तो यानी कि 2 तारीख निकल गई, 1 और 2, यानी कि 31 और 30 निकल गया, तो मेरे पास दिसंबर में कितने दिन बच गए? 29 डेज बच गए, यस और नो? यस सर। इसके बाद अगला महीना कौन सा आएगा सर? जैन का आएगा। जैन में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। जरा दोनों को ऐड करके बताइए कितने आ गए सर? 9 और 1 10, ये हो गया 0, ऊपर गया 3, तो 5 और 1 6, 60 दिन हो गए। मुझे कहां जाना है? जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है उस दिन को छोड़ दो, उसके बाद 61वां दिन, तो 2 दिन छोड़ने के बाद 61वें दिन की मैं बात करूं तो यानी कि यहां पर मुझे फेब का 1 दिन और ऐड करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? सर टाइम ऑफ सप्लाई है मेरा 1 फेब। बहुत अच्छी बात है। अब जरा नीचे आना, नीचे देखो क्या बताया था आपको, कौन से पर्टिकुलर मंथ के लिए कैलकुलेशन करनी है? सर हमें कैलकुलेशन करनी है मंथ ऑफ जनवरी के लिए। तो सर एक ऐसी सर्विस जो मैंने रिसीव करी थी रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, जिसका टाइम ऑफ सप्लाई फेब के अंदर है, और मैं आज जनवरी की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको कंसिडर करूंगा? बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये। टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन भी आ गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का प्रोविजन भी आ गया। नहीं करूंगा ना, तो मैं सारी बातें वर्किंग नोट में बताऊंगा जरूर। और सर यहां पर मुझे इसको अभी ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, मैं आज की डेट में इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करूंगा गवर्नमेंट को, भले ही ये मेरी इनवर्ट सप्लाई है। वेरी सिंपल। अच्छा सर मेरी अगर ये इनवर्ट सप्लाई है और आरसीएम के अंदर मुझे गवर्नमेंट को इस पर टैक्स अभी नहीं पे करना, तो क्या आज की डेट में मैं आईटीसी ले सकता हूं? नहीं सर, आईटीसी भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि देखो आईटीसी चैप्टर में आपने देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पढ़ा था, और वहां हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस लेते हो तो आप उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। आप आईटीसी केवल एक सिचुएशन में क्लेम कर सकते हो, अगर आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो। सर क्या मैं यहां पर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हूं? ऊपर ही हमने ये बात पढ़ी थी, तो यहां पर मुझे आईटीसी भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो आप यहां पर इसको यहां लिखकर दिखाओगे। ठीक है जी, ब्लैक कलर से मैं लिख देता हूं कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, और क्योंकि पटना के ही पर्सन से ली थी तो ये हमारी इंट्रास्टेट है। राहु केतु मिस्टर इंट्रास्टेट। ठीक है जी, तो सीजीएसटी एसजीएसटी नील हो गया, यहां तो कुछ आना भी नहीं है। ठीक जी, ओपनिंग आईटीसी कुछ था नहीं। ओपनिंग आईटीसी आप चाहो तो यार सबसे पहले यहां दिखाना। ठीक है जी, मैंने नहीं दिखाया ओपनिंग आईटीसी इस तरीके से। ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था ओपनिंग आईटीसी है नहीं। तो अब हमारा आईटीसी की कैलकुलेशन तो होती है पूरी। ठीक है जी, आओ तो यहां पर हो गया सर 85,500 रुपए, यहां पर भी 85,500 रुपए, और यहां पर सर 90,000। ये क्या है मेरा सर? ये है मेरा टोटल आईटीसी। वेरी सिंपल। अब सर हम चलते हैं अपने आउटपुट टैक्स की तरफ। सारी चीजें हमने देख ली हैं, आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन हमने यहां पर किया था। आइए तो सर इसको कर देते हैं टोटल। आइए और यहां लिख देते हैं टोटल आउटपुट टैक्स, और एक बार जरा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 36,000 प्लस 18,000 प्लस 13,500, ये आ जाता है आपका 67,500, और यहाँ पर भी इतना ही आ जाएगा 67,500, और ये तो आपका बहुत सिंपल है सर 1,08,000। अब सर हमारे पास देखिए आउटपुट टैक्स भी है, आईटीसी भी है। ठीक है जी, ये रहा आउटपुट टैक्स, ये रहा आपका आईटीसी। हमें क्या निकालना है? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल इन कैश। तो सर सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे टोटल आउटपुट टैक्स। तो कितना कितना था सर? 67,500, अगेन 67,500, और यहां पर 1,08,000। सेक्शन 49 देखिए, अब यहां पर आप अप्लाई करोगे। सेक्शन 49 क्या कहता है कि सर सबसे पहले आपके पास जो आईजीएसटी का क्रेडिट है उसे खत्म करो। तो सर माइनस करेंगे क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है मेरे पास? 90,000। तो सर मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि आईजीएसटी का अपना ही क्रेडिट मेरे पास कम है, तो मैं सारा का सारा आईजीएसटी का क्रेडिट ले लेता हूं, और सर इसको 108 में से माइनस कर देता हूं। तो 108 में से अगर आप 90 माइनस करें
तो 18,000 रुपए देखिए यहाँ पर आपके बच जाते हैं। अब मेरे पास 85,500 और 85,500 CGST SGST का क्रेडिट है और इनकी अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 67,500, यानी कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी इनकी कम है। तो सर मैं अब क्या करूंगा, सबसे पहले क्रेडिट ऑफ CGST लूंगा। बच्चे देखिए अक्सर यहां पर ये गलती करते हैं कि वो सर SGST को पहले दिखा देते हैं, नहीं, क्रेडिट ऑफ CGST लूंगा और मैं सर यहां पर 67,500 यहां माइनस करूंगा। ठीक जी, यहां तो मैं कुछ ले नहीं सकता, ठीक है जी। और थोड़ा सा एक काम करेंगे, इसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे ताकि प्रेजेंटेशन इस तरीके से ड्राफ्ट हो सके। जरा देखना, 67,500 यहां ले लिया मैंने, कितने में से सर 85,500 माइनस 67,500, तो सर 18,000 देखो मेरे पास बच गया था और मैंने यही 18,000 रुपए यहां ले लिया। तो सर अब अगर मैं देखूं तो मेरी यहां पर टैक्स लाइबिलिटी हो गई 0, यहां पर भी हो गई मेरी 0 और यहां पर मेरी टैक्स लाइबिलिटी आज की डेट में पूरी 67,500 की खड़ी है। तो अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूं क्रेडिट ऑफ SGST। तो सर यहां तो निल है ही है, यहां पर हमने 67,500 ले लिया, यहां पर भी निल है, तो जो टैक्स पेबल इन कैश निकल कर आ जाता है। तो सर यहां पर भी है मेरा निल, यहां पर भी मेरा हो जाता है निल और यहां पर भी हो जाता है मेरा निल। ठीक है जी, तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ देख लिया है। अच्छा, यहां पर आप चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो, बैलेंस बैलेंस क्रेडिट ऑफ SGST, जो कि कितना है 18,000 रुपए बच गया, यहां पे निल, यहां पर भी निल। तो सर पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है जी, आप लोगों के सामने है, मैंने देखिए रफली कैलकुलेट करके दिखा दिया आप लोगों को, एक एक चीज हमने बहुत डिटेल में देखी है। अब हम बिना किसी देरी के एक बार बस इसकी फेयर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों ने आउटपुट टैक्स कंप्यूट करके दिखाया, कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST पेबल इन कैश बाय क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। तो सर यहां पर देखिए हमने 4 लाख रुपए के ऊपर 9% से CGST SGST दिखाया, जो कि हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी। इसके बाद हमारी जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन थी 6 लाख रुपए के ऊपर 1,08,000 दिखाया। और वैल्यू ऑफ सप्लाई देखिए ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी गुड्स की, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 इस बात को बताता है। ठीक है जी, इसके बाद सर आपने शेयर्स जो है अपने प्लेज किए थे, तो शेयर्स जो है ना ही आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं ना ही सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटीज हैं। ठीक है जी, तो यहां पर निल आपने दिखा दिया, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद सर आपने देखिए गया ब्रांच में गुड्स को ट्रांसफर किया था और आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रखा है अपनी गया ब्रांच को, दैट मींस आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में काम किया है, तो सर ये सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर है, इसीलिए निल आ गया। देखिए स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ लीगल एंटिटी अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन इज नॉट डीम्ड एज अ सप्लाई अंडर GST, हेंस द सेम इज नॉट लायबल टू टैक्स अंडर GST सिंस ब्रांच विद सेम GST इज नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। इसके बाद सर सप्लाई ऑफ माइलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, तो ये 100% टैक्सेबल होता है, तो 18,000 रुपए हमने यहाँ पे टैक्स का अमाउंट निकाला था, 2 लाख का 9%। ठीक है जी, क्योंकि ये किसी भी तरीके का कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है जो कि आपका कल्टीवेशन वगैरह से रिलेट हो। ठीक है जी, तो ये इसीलिए यहाँ पर आपका टैक्सेबल दिखा दिया। इसके बाद सर आपने जो ट्रक देखिए गवर्नमेंट को रेंट पे दिए थे, तो सर ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है विच इज 100% टैक्सेबल, तो 1,50,000 रुपए के ऊपर 99% से CGST SGST हमने दिखा दिया। और टोटल आउटपुट टैक्स 67,500 1,08,000। और सर यहां पर अगर आप लोग देखें तो कुछ हमने भी देखिए यही कंप्यूट किया था, 67,500 और 1,08,000, वेरी सिंपल। इसके बाद सर अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए इन्होंने क्रेडिट यूटिलाइजेशन किया है, हम पहले ITC की कैलकुलेशन करते हैं। तो सर इंट्रास्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विस इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो 9,50,000 रुपए के ऊपर 99% से हमने देखिए दिखा दिया। और जो आपका देखिए ITC के अंदर नहीं आ रहा है, GSTR2B नहीं आ रहा है, वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया था सर, हमने इसके लिए पढ़ा था रूल 36 सब रूल 4।
ठीक है जी। इसके बाद IIM के कोर्सेज सर आपके शॉर्ट ड्यूरेशन टैक्सेबल होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन आपके एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स था 15 दिन का, तो सर ये देखिए 5 लाख के ऊपर 18% से लगा दिया। और क्योंकि ये परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस है जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है, तो सर जो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाती तो जिस जगह पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता वो प्लेस ऑफ सप्लाई होती। तो हमारे केस में जो सर रिसिपिएंट है वो सर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसीलिए ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बन गई और इस पे IGST दिखाया। पूरी कहानी ये आपने लिख के बता दी। ठीक है जी। यहां पर देखो RTP के अंदर इंस्टीट्यूट यहीं पर लिख के दिखा रहा है, आप इसको नीचे वर्किंग नोट की फॉर्म में दिखाना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जहां जहां देखिए इन्होंने इस तरीके से लिख के दिखाया, आप नीचे प्रॉपरली लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद सर जो एयर टिकट परचेस करी थी गुवाहाटी के लिए, तो सर ये पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है क्योंकि हमने इकोनॉमी क्लास की ली थी। अगर बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास की होती तो आपकी सर ये टैक्सेबल होती। और कौन से स्टेट्स में थी मैंने आपको ऑलरेडी स्टेट्स के नाम बता दिए थे। इसके बाद सर जो एक इनवॉइस हमारा था जिसको सर देखो हमने ना पेमेंट करी थी और अभी उसको कोई दिखाया नहीं गया था, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकाला था 1 फेब। ठीक है जी। और क्योंकि इसका टाइम ऑफ सप्लाई अभी नहीं था तो इसके ऊपर देखिए आपको ITC वगैरह भी, ITC तो मिल ही नहीं सकता था क्योंकि ये ब्लॉक था, आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं थे और आज की डेट में आपको टैक्स पे भी नहीं करना। अगर यहां पर आज की डेट में हमें टैक्स पे करना होता तो मैं क्या करता सर, इस आउटपुट टैक्स के अंदर नीचे दिखाता ऐड करके कि टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो मेरा टोटल टैक्स पेबल निकल कर आता और फिर मैं यहां पर देखिए जब इसकी कंप्यूटेशन करता तो मैं इसका क्रेडिट भी देता और नीचे फिर यहां पर उसको ऐड करता, क्योंकि जो टैक्स मेरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेबल होता है उसके लिए मैं ITC का यूज नहीं कर सकता, मुझे वो कैश में पे करना होता है। ठीक है जी। तो यहां पर तो देखिए कुछ था नहीं ऐसा, तो इसीलिए हमने सारी बातें लिख के दिखा दी कि सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है। आपका देखिए जो सप्लायर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, 5% GST चार्ज कर रहा है रिवर्स चार्ज में। ठीक है जी। लेकिन आज की डेट में ये नहीं पे करना है, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है और ITC भी ब्लॉक है। तो सर अगर बात करें ITC की तो 85,500, 85,500, 90,000 हमारा भी देखिए कुछ इतना ही निकल कर यहां पर आया था। इसके बाद सर अगर बात करें सर हम यहां पर आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के यूटिलाइजेशन के किस तरीके से क्रेडिट करा हमने, तो यूटिलाइज तो देखो जरा 90,000, 18,000 आपने देखिए CGST का लिया, हमने भी इसी तरीके से लिया। CGST का अपना क्रेडिट, यहाँ पर SGST का अपना क्रेडिट, ये पूरी तरीके से खत्म और बैलेंस ITC 18,000 बच गया जो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यही चीज हमने भी यहाँ पर करी थी। तो आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो चीजें इन्होंने टेबल में ही दिखा दी है, आप प्लीज इनको वर्किंग नोट में दिखाना। ठीक है जी। यहाँ पर सारी चीजें एक साथ इन्होंने देखिए इसी टेबल में प्रेजेंट कर दी है, आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10 नंबर की वेटेज रखता हुआ ये क्वेश्चन था। ठीक है जी। इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए 2 बार। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे RTP का, एग्जेम्पशन चैप्टर से रिलेट करता हुआ और अमेंडमेंट केस देखिए कवर करता हुआ क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। ब्रीफली एग्जामिन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। आपको देखिए टैक्सेबल वैल्यू बतानी है नीचे दी गई इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है सर, जीवन लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर GST प्रोवाइड्स अ सर्विस अमाउंटिंग टू ₹10 lakh टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ सैनिटाइजेशन कंजर्वेंसी। जीवन लिमिटेड देखिए जो कि GST के अंदर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने 10 लाख रुपए चार्ज किए हैं गवर्नमेंटल अथॉरिटी से। और क्यों चार्ज किए हैं, क्योंकि इन्होंने सैनिटाइजेशन कंजर्वेंसी की सर्विस प्रोवाइड करी है। तो देखिए रिसेंट अमेंडमेंट आपकी है इस पॉइंट के ऊपर, जिसमें ये बात क्लियरली बताई गई थी कि अगर आप गवर्नमेंट को वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है जी, सैनिटाइजेशन कंजर्वेंसी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, स्लम इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर देखिए जो है एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है, इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ। तो देखिए ये रही वो आपकी एग्जेम्पशन जो मैंने आपके लिए यहां पर दिखाई है। देखिए तो सर्विस प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, ये आपका पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। तो यहां पर ये जो सर्विस बताई गई है फर्स्ट नंबर, ये आपकी क्या हो गई सर, ये हो गई हमारी एग्जेम्प्ट। ठीक जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, राजू ट्रांसपोर्टर्स आर रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू कुकरेजा एंड कुकरेजा कंपनी, अ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। कुकरेजा एंड कुकरेजा कंपनी पेड ₹8,000 टू राजू ट्रांसपोर्ट एज कंसिडरेशन। बताओ सर यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी। तो सर यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू है ये पूरी 8,000 रुपए रहने वाली है। और सर 8,000 रुपए क्यों रहने वाली है, क्योंकि देखिए एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर अपनी सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड
इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को प्रोवाइड करती है, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड करती है, पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड है या नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को प्रोवाइड करती है, तो वहां पर सर वो पूरी तरीके से क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो सर जब ये सर्विस हमारी टैक्सेबल है तो 8,000 रुपए आपके पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। और सर ये किस में टैक्सेबल होंगे, सर ये आपके देखिए कुछ बताया नहीं गया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि राजू ट्रांसपोर्टर ही इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे कस्टमर से लेकर। वेरी सिंपल। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अमरदीप हॉस्पिटल प्रोवाइडेड सर्विस इन नियोनेटल इंटेंसिव केयर for 2 days for which rupees 15,000 are charged per day from Mr. Chopra for his newborn son विराट। देखिए मिस्टर चोपड़ा है जिनके सन पैदा हुआ सर विराट, जिसका नाम इन्होंने रखा है, और 2 दिन के लिए इस बच्चे को नियोनेटल इंसेंटिव केयर के अंदर रखना पड़ा और 15,000 रुपए एक दिन के चार्ज किए गए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर 15,000 इंटू 2 30,000 रुपए देखिए चार्ज किए जाते हैं। और सर एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर जब हमने हेल्थ सर्विसेज की बात करी थी तो वहां पर हमने देखा था कि अगर हॉस्पिटल वाले एक दिन का एक बेड का 5,000 रुपए, एक रूम की मैं बात कर रहा हूं, 5,000 रुपए तक चार्ज करते हैं तो सर वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। 5,000 से ज्यादा चार्ज करते हैं तो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप सीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू इनके अंदर देखिए एडमिट हो जाते हैं तो वहां पर देखिए अगर इससे ज्यादा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है तो आपको टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से वहां पर गए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं गए। जनरल वार्ड के अंदर अगर आपने देखिए इस तरीके का कमरा लिया गया जहां 5,000 से ज्यादा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप अपनी लग्जरी मेंटेन कर रहे हैं, फिर वहां हम टैक्सेबिलिटी अराइज कर देंगे। तो सर यहां पर ये जो अमाउंट है ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ड्यू टू मेडिकल कंडीशन देखिए बच्चे को वहां पर रखा गया। तो सर हमारा सिर्फ सेकंड नंबर पॉइंट जो है वो टैक्सेबल है, बाकी ऊपर और नीचे फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे एग्जाम्प्ट है। अब हम आंसर को रीड करते हैं किस तरीके से देखिए आंसर के अंदर बताई गई है बातें। तो सर फर्स्ट पॉइंट देखिए, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ इंटर एरिया सैनिटाइजेशन कंजर्वेंसी इज एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी। दस सर्विस प्रोवाइडेड बाय Jeevan Limited registered under GST amounting to rupees 10 lakh to a governmental authority by way of sanitization conservancy is exempt under GST। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन इंटर एलिया एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज एग्जेम्प्ट। देखो अदर देन पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एग्जेम्पशन दी गई है। ठीक है जी। तो 10 जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेदर और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ आर लाइबल टू टैक्स, हेंस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 8,000 पेड बाय कुकरेजा एंड कुकरेजा कंपनी इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। इसके ऊपर जीएसटी जो है यहां पर पे करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। कौन पे करेगा, किस तरीके से पे करेगा, वो चीज तो यहां पूछी नहीं गई थी। हालांकि हमने देख लिया था कि जीटीए के पास देखो 2 ऑप्शन होते हैं, 5% और 12% वाले, और उसी के हिसाब से फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज की कहानी डिसाइड होती है। तो यहां पर कुछ बताया नहीं गया था, सिर्फ टैक्सेबिलिटी पूछी गई थी तो हमने बता दिया कि हाँ सर ये टैक्सेबल है। वेरी सिंपल। चलो पॉइंट नंबर 3 जो आपका हेल्थ सर्विसेज के रिस्पेक्ट में पूछा गया, क्या कह रहा है? द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, सारे के सारे देखिए इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी। अदर देन इंटेंसिव केयर यूनिट जिसे आईसीयू कहते हो, क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू कहते हो, एनआईसीयू, आईसीसीयू इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट, या फिर नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट एनआईसीयू जिसे हमने कहा जाता है, हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग रुपीज 5,000 पर डे टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ सर्विसेज इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। ठीक है जी। तो अदर देन दिस अगर आपने देखिए रूम लिया है तो वो आपका टैक्सेबल होगा, वरना एग्जेम्प्ट होगा। सिंस इन द गिवन केस अमरदीप हॉस्पिटल प्रोवाइडेड सर्विसेज in neonatal incentive care, so the entire amount of rupees 30,000 charged from Mr. Chopra is exempt under GST law। क्यों? क्योंकि सर वो इन कैटेगरी के अंदर है और यहां पर आप अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से जाते हो, अपनी मर्जी से नहीं जाते हो। जनरल वार्ड में आपने ऐसा कमरा लिया जहां पर देखिए 5,000 से ज्यादा चार्ज किया जा रहा है तो गवर्नमेंट टैक्सेबिलिटी अराइज कर देती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो 4 नंबर से 6 नंबर के बीच में एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है।
और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कंटेंट में अगर इतना दम है तो पेड कंटेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हमारे आरटीपी की क्वेश्चन नंबर 8 की। और इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए रीसेंट अमेंडमेंट को कवर करता हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन रीड पढ़ते हैं। रनमो लिमिटेड, a registered entity under GST, has demerged its operation with effect from 31st October 2023। देखिए कंपनी है रनमो लिमिटेड, और इन्होंने अपने ऑपरेशंस जो हैं वो 31 अक्टूबर 2023 से डिमर्ज कर दिए हैं। The registration of Ranmo Limited has been cancelled by sumoto by the proper officer। प्रॉपर ऑफिसर ने इनका रजिस्ट्रेशन देखिए कैंसिल कर दिया सुमोटो। जब प्रॉपर ऑफिसर खुद देखिए संज्ञान में लेकर चीजों को इस तरीके से करता है तो उसे सुमोटो कहते हैं, मतलब अपने आप ही उसने ये एक्शन लिया है। The order of cancellation of registration was passed on 4th November 2023 and was served on 7th November 2023। 4th November 2023 को देखिए ऑर्डर जो है पास किया गया, और 7 नवंबर 2023 को ये ऑर्डर सर्व किया गया कंपनी को। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? रनमो लिमिटेड विशेस टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 4th Feb 2024। 4 फरवरी 2024 को कंपनी सर यहां पर रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करना चाहती है। The tax consultant of Ranmo Limited advised that application for revocation of cancellation or registration, cancellation of registration होना चाहिए, देखिए cancellation of registration is time barred and hence not valid in law। देखिए इनके टैक्स कंसल्टेंट का ऐसा मानना है कि आप जो ये रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो ये टाइम बार्ड है, मतलब जो टाइम लिमिट बताई गई है उसको देखिए एक्सीड कर चुका है टाइम, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द एडवाइस गिवन बाय टैक्स कंसल्टेंट ऑफ रनमो लिमिटेड। आपको यहां पर बताना है कि जो एडवाइस दी गई है टैक्स कंसल्टेंट के द्वारा क्या ये सही है या नहीं। तो सर यहां पर रूल 10B है जो बात करता है, और ये रूल क्या कहता है? सर अगर आप रिवोकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो पुराने लॉ के अंदर आपको जो टाइम दिया गया था वो 30 डेज का दिया गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस टाइम को खत्म करके 90 डेज कर दिया है। और सर यहां पर फर्दर एक्सटेंशन भी प्रोवाइड की जाती है। कितनी प्रोवाइड की जा सकती है? 180 डेज की। और ये एक्सटेंशन कौन प्रोवाइड करेगा? सर या तो कमिश्नर करेगा या फिर कमिश्नर जिस ऑफिसर को ऑथोराइज करेगा, और वो ऑफिसर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर से नीचे के ओहदे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो 30 दिनों की बात पहले बताई गई थी लेकिन अब वो नहीं है। तो यहां पर देखो जरा 7 नवंबर को नोटिस सर्व किया गया और 4 फेब को आप जो है अप्लाई करना चाहते हो। तो 7 नवंबर से अगर आप 90 डेज कंप्यूट करो तो देखिए 7 दिसंबर, इसके बाद 7 जैन और इसके बाद 7 फेब। तो अभी हम देखिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सटेंशन का भी टाइम लिमिट है। लेकिन जो एक्सटेंशन दिया जाता है वो देखिए रीजंस पे दिया जाता है, वैलिड रीजन होने चाहिए, और वो वैलिड रीजन अगर डिपार्टमेंट को लगता है, कमिश्नर को लगता है, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो यहां पर जो सर एडवाइस दी गई है इनके टैक्स कंसल्टेंट के द्वारा, आप इनको क्या कहोगे कि सर ये पूरी तरीके से गलत है, आपने रिसेंट लॉ नहीं पढ़ा अमेंडमेंट वाला। तो देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, जब देखिए डिपार्टमेंट अपनी तरफ से खुद ऐसा काम करता है अपने मोशन पर, तो उसे कहते हैं सुओ मोटो। May, subject to the provisions of the Rule 10B of the CGST Rules 2017, submit an application for revocation of cancellation of registration in prescribed form to such proper officer within a period of 90 days from the date of service of order of cancellation of registration। जिस दिन से ऑर्डर आपको सर्व किया गया है वहां से 90 दिनों का टाइम आपको जो है वो दिया जाता है। जिस दिन ऑर्डर पास हुआ वहां से नहीं, जिस दिन से
सर्व हुआ है। स्टडी मटेरियल के अंदर अभी भी देखो 30 डेज आपको देखता हुआ मिल जाएगा, तो स्टडी मटेरियल अपडेटेड नहीं है। अमेंडमेंट्स के अंदर इंस्टीट्यूट ने ये चीज कर दी है, तो आप वहां से उसको रेफर करना, ठीक है जी। हाउएवर सच पीरियड में ऑन सफिशिएंट कॉज बीन शोन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम in this behalf, not below the rank of additional commissioner or joint commissioner as the case may be, for a further period not exceeding 180 days। एक्सटेंशन आपको कितने दिनों का दिया जा सकता है? 180 दिनों का। इसीलिए देखिए, thus in the given case Ranmao Limited can apply for revocation of cancellation of registration within a period of 90 days from the date of service of order of cancellation of registration, that is within 90 days from 7th November 2023। The application submitted for revocation of cancellation of registration is valid in law as the same has been submitted within prescribed time limit. Thus, the advice given by tax consultant of Ranmao Limited is not valid। Clearly देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है in law, ये valid नहीं है। तो देखिए किस तरीके से इंस्टीट्यूट आपको आंसर लिखना सिखा रहा है। देखिए सर, प्रोविजन लिखा यहाँ पर, पूरा प्रोविजन हम लिखते हुए आए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैसे फैक्ट लिखे कि आपने 7 तारीख को, देखिए 7 नवंबर को जो है आपको सर्व किया गया था नोटिस, और यहां पर देखिए कंक्लूजन आया। यही एक देखिए सिंपल सा पैटर्न है जो आंसर लिखने के लिए आपको थ्रू आउट योर कोर्स फॉलो करना होता है। अगर आप करते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम पास कर सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं, ठीक है जी। वहां पर आपको पीपी बुक, पीआर बुक मिलती है और किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना होता है, टेस्ट देकर ये सारी चीजें भी आपको बताई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए सर, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारे आरटीपी का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी has aggregate turnover in the preceding financial year amounting to rupees 8 crores। सर मिस्टर एक्स जीएसटी के अंदर एक रजिस्टर्ड पर्सन है और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की जो इनकी टर्नओवर है वो 8 करोड़ रुपए थी। ही इज डिजायरस टू नो whether e-invoicing is applicable for supplies made by a registered person to government departments or establishments or government agencies or local authorities, public sector undertakings which are registered solely for the purpose of deduction of tax at source as per the provisions of section 51 of the CGST Act 2017। You are required to advise Mr. X। क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। सर मिस्टर एक्स हैं और सर इन्होंने सर कुछ सप्लाई करी है, किसको? सर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है जी, या फिर उनकी किसी एस्टैब्लिशमेंट को, ठीक है जी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है अंडर सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट 2017। अब जरा एक बात ध्यान से समझना, सेक्शन 51 CGST 2017 का क्या कहता है कि सर ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक है जी, जिन्होंने सेक्शन 51 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ले रखा है क्योंकि उन्हें टैक्स डिडक्ट करना है। मतलब जब सर ये आगे यहां पेमेंट करेंगे तो सर ये यहां पर टैक्स डिडक्ट करेंगे, ठीक जी। तो मिस्टर एक्स जिनकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 8 करोड़ रुपए की थी, क्या इन्हें यहां पर ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस को जरा रिकॉल करते हैं। सर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन कहते हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 या इसके बाद कभी भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर गई थी तो आपको देखिए ई इनवॉइसिंग जो है वो इशू करनी पड़ेगी, ठीक है जी। यहां पर एक चीज मैं बताता हुआ चलूं कि स्टडी मटेरियल के अंदर आज भी जो लिमिट है वो आपकी 10 करोड़ लिखी हुई है, लेकिन आप अमेंडमेंट्स को देखिए, रेफर कीजिएगा, वहां पर आपको क्लियरली ये चीज देखने को मिल जाएगी कि लिमिट अब 5 करोड़ रुपए हो गई है, 10 करोड़ नहीं है, वो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के लिए हुआ करती थी, ठीक है जी। तो 5 करोड़ से ऊपर होगी अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर तो आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन सर जितने भी देखिए ऐसे पर्सन है जिन्हें स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन दी गई है उन्हें इशू नहीं करना पड़ेगा। अब सर एग्जेम्पशन कौन कौन से पर्संस को दी गई है? तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्लियरली कहा था सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो यूनिट है उन्हें ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ देखिए सर जितने भी पर्सन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो जीटीए हैं और बाई रोड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उन्हें इशू करने की जरूरत नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, उन्हें भी इशू करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उन्हें ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, अंडरटेकिंग्स हैं,
उन्हें भी सर ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाय वे ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन अ मल्टीप्लेक्स सिनेमा, उन्हें भी देखिए ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर देखिए सप्लाई करता है तो उन्हें ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या आप ई इनवॉइस इशू करोगे? जी हां, आप ई इनवॉइस इशू करोगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 51 कहता है कि अगर आप टीडीएस काटने के लिए जीएसटी के अंदर आए हो तो आपको सर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन कहलाओगे। तो जब मिस्टर एक्स सप्लाई प्रोवाइड करेंगे किसी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट को तो इन्हें ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी को देखिए आगे किसी तरीके की कोई सप्लाई प्रोवाइड करता है वेदर इन फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो उसे ई इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर सर मिस्टर एक्स को तो ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। आइए आंसर रीड करते हैं। तो देखिए, government departments or establishments, government agencies, local authorities, public sector undertakings which are required to deduct TDS under section 51 of the CGST Act 2017 are liable for compulsory registration in accordance with the section 24। देखिए, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से अगर आप देखिए टैक्स डिडक्ट करने के लिए जीएसटी के अंदर लायबल हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। देयरफॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंटल एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रजिस्टर्ड solely for the purpose of deduction of TDS are to be treated as a registered person under the GST law as per the provision of section 2 of the CGST Act 2017। Accordingly, the registered person whose turnover exceed the prescribed threshold for generation of e-invoice, which is 5 crore rupees, is required to issue e-invoice for the supplies made to such government department or establishment or government agencies or local authorities or public sector undertaking। आप अगर देखिए इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप देखिए ई इनवॉइस इशू करोगे। ठीक है जी। रूल 48 सब रूल 4 सीजीएसटी रूल्स का इसके ऊपर बात करता है और इस सर्कुलर की मदद से गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर करी थी। सर्कुलर नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही रूल नंबर याद करने की जरूरत है। ठीक है जी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट आप जो है इस बातों को लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था देखिए जो हमने यहाँ पर देखा। वेरी सिंपल। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम अपने आरटीपी का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस इन आईटीसी अवेलेबल इन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ आईटीसी एंड दैट अवेल्ड इन रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ रूल 88D ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017। तो देखिए आपका रिसेंटली बिल्कुल ये रूल आया था, रूल 88D, और इस 88D रूल के अंदर क्या बात बताई गई है ये आपको देखिए सीधे सीधा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है जी। तो सर रूल 88D जरा मैं आपको यहाँ पर अगर रिकॉल कराऊं तो सर रूल 88D क्या कहता है कि सर आपकी GSTR 2B के अंदर, ठीक है जी, GSTR 2B आपकी ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होती है। पहले इसका नाम ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट होता था। आप क्या करते हैं सर, इसको ये आपके लिए एक रीड ओनली स्टेटमेंट होती है। ठीक जी सर। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, आईटीसी की इंफॉर्मेशन, आईटीसी। सर इसके साथ साथ एक होती है हमारी GSTR 3B। ठीक जी। ये हमारी मेन रिटर्न होती है, अंडर सेक्शन 39 जाती है। अब रूल 88D क्या कहता है कि सर एज पर GSTR 2B जितना आईटीसी आप अवेल कर सकते थे आपने अपनी GSTR 3B फाइल करते वक्त उससे ज्यादा आईटीसी अवेल किया। और सर जितना आईटीसी आप अवेल कर सकते थे और जितना आपने अवेल किया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है और ये डिफरेंस एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट और प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज से ज्यादा है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक ऑनलाइन रजिस्टर्ड अपने देखिए ईमेल एड्रेस पर और मोबाइल नंबर पर एक नोटिस मिलता है सर, जिसके अंदर ये डिफरेंस के बारे में बताया गया होता है कि ये डिफरेंस देखिए आ रहा है। नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर अंदर आपको देखिए डिपार्टमेंट को रिप्लाई करना होता है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं, या फिर जितना डिफरेंस बताया गया है उतना आपको देखिए टैक्स जो है वो पे कर देना होता है। अगर सर आप या तो सर नोटिस का रिप्लाई कर देते हैं और आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है, बहुत अच्छी बात है। अगर सर आप रिप्लाई नहीं करते हैं, सारा का सारा टैक्स पे कर देते हैं जो आपने आईटीसी अवेल किया, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए डिपार्टमेंट फिर वहां पर रिकवरी करता है। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां पर इसके ऊपर पूछा गया है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर मैं कहूं केस स्टडी बनाकर यहां पर क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि जो ये प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट या प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज वाली बात मैंने आपको बताई, ये अभी तक लॉ ने क्लियर नहीं करी है। ठीक है जी। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए यहाँ पर प्रोविजन लिखकर दिखाएंगे और इंस्टीट्यूट ने भी देखिए आरटीपी के अंदर इसी तरीके से दिखाया है। तो आइए जरा आंसर रीड करते हैं। Rule 88D of the CGST rules 2017 provides the
फॉलोइंग। क्या प्रोवाइड कर रहा है? वेयर द अमाउंट ऑफ ITC अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड ऑब्लिक पीरियड्स फर्निश्ड बाय हिम इन फॉर्म GSTR 3B, जो कि आपकी मेन रिटर्न होती है, सेक्शन 39 के अंदर जाती है, exceeds the ITC available to such person in accordance with the auto generated statement containing the details of ITC in form GSTR 2B in respect of the said tax period oblique periods by specified amount and percentage। आप इस चीज को प्लीज जरा यहां पर हाईलाइट करिए, क्योंकि अभी तक ये स्पेसिफाइड अमाउंट कितना है या स्पेसिफाइड परसेंटेज कितनी है ये नहीं बताया गया। मतलब सर कितना डिफरेंस आ रहा है जो ITC मैंने अवेल किया और जो ITC मैं ले सकता था उसके बीच में, ये डिफरेंस के लिए जो ये स्पेसिफाइड अमाउंट या परसेंटेज है ये अभी तक लॉ ने नहीं बताया। तो इन फ्यूचर देखिए जैसे ही इस लॉ को इंस्टीट्यूट लॉ मेकर्स बताएंगे तो हम आप तक कम्युनिकेट कर देंगे। तो द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी गिवन एन इंटीमेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल एंड अ कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंट टू हिज ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर, और एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर आपने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस चेंज करी है तो जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस वहां पर अवेलेबल है, ठीक है जी। इसके साथ साथ सेड इंटीमेशन शेल हाईलाइट द सेड डिफरेंसेस एंड विल डायरेक्ट हिम, आपको देखिए उसके अंदर डिफरेंसेस बताए गए होंगे और आपसे क्या कहा गया होगा, डायरेक्ट किया गया होगा कि आपको देखिए पे एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस ITC अवेल्ड इन द सेड फॉर्म GSTR 3B। आपको जितना आपने एक्सेस क्रेडिट ले लिया है वो आपको पे करना होगा, और सिर्फ क्रेडिट नहीं पे करना होता है, आपको विद इंटरेस्ट पे करना होता है सेक्शन 50 के हिसाब से। और सेक्शन 50 हमें 18% पर एनम के बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात बताता है। या फिर आप देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर एक्सप्लेन करिए इन रीजंस को कि क्यों ये डिफरेंसेस आ रहे हैं अगले 7 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है जी। अब रजिस्टर्ड पर्सन की क्या जिम्मेदारी है, देखिए shall upon receipt of the said information either said intimation either pay an amount equal to the excess ITC as specified in intimation fully or partly along with interest payable। जितना भी आपका देखिए अमाउंट बनता है आप उसको पूरी तरीके से पे कीजिए, पार्टली पे कीजिए, विद इंटरेस्ट आपको देखिए इसे पे करना होगा, ठीक है जी। और या तो आप देखिए इसके बारे में बताइए कि क्यों आपका ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है जी, यही बात लिखिए। देखिए फर्निश रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली on the common portal incorporating reasons in respect of the amount of excess ITC that has still remained to be paid। अगर आपने पे नहीं किया है तो क्यों अभी तक आपका वो अमाउंट देखिए अनपेड है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर आपने देखिए ऐसा नहीं किया, where the any amount specified in the intimation remains to be paid within 7 days period and where no explanation oblique reason is furnished by the registered person in default or where the explanation reason furnished by such person is not found to be acceptable by the proper officer। आपने सर करा तो था रिप्लाई लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो देखिए the said amount shall be liable to be demanded in accordance with the provision of section 73 and 74 of the CGST Act 2017 और section 73 74 CA फाइनल में आप पढ़ोगे। तो पूरा देखिए रूल 88D यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछ लिया आरटीपी के अंदर। तो आरटीपी के सभी क्वेश्चंस हमने देख लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। आरटीपी को जरूर करके जाया कीजिए, आपके एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखिए कई बार क्वेश्चन आरटीपी से देखने को मिल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इसी तरीके के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।